हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक या जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है फ्यूल यानी ईंधन। फ्यूल क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे इस्तेमाल में लिए जाते हैं। देखिए, फ्यूल ईंधन जो है, आप क्या समझते हैं ईंधन से? पहले आप खुद बताइए, फ्यूल से आप क्या समझते हैं? क्या पेट्रोल, कोयला, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, क्या इससे आप फ्यूल समझते हैं? क्या है फ्यूल? ये सब टाइप हैं। मैं बात करूँ पेट्रोल की, कोयला की, डीजल की और लकड़ी, ये सब जो हो गया, ये सब ईंधन के प्रकार हैं। ईंधन क्या है? ईंधन एक ऊर्जा का स्रोत है, यानी जिसका इस्तेमाल करके, जिसको जलाकर, जिसको यूज करके आपको ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले। वो ऊर्जा चाहे रोशनी की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है। तो किसी भी तरीके से जो है, तो वो आपको क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत को ही आप कहते हैं फ्यूल। तो जहां से भी आपको ऊर्जा मिलती हो, जिस भी तरीके, जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम से ऊर्जा मिलती है, पेट्रोल से ऊर्जा मिलती है क्योंकि पेट्रोल को जला लिया जाता है, डीजल से ऊर्जा मिलती है, लकड़ी को जलाने से ऊर्जा मिल जाती है, कोयला हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब प्रकार है ईंधन के। अब समझते हैं ईंधन फ्यूल क्या है। क्या समझते हैं आप फ्यूल से या ईंधन से? कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जिसे विशेष रूप से आपत्तिजनक उत्पादक उप उत्पादकों के बिना ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जलाया जा सकता है। आपत्तिजनक मतलब कि ऐसा नहीं है हर चीज को जला दो, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शनेबल ना हो, यानी आप एक्सक्लूसिवली ऑब्जेक्शनल, यानी जिसके ऊपर आपत्तिजनक ना हो उसको आप जलाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो कुछ भी जलाने लगे। हाँ, लेकिन जिसको रिकमेंड किया जा सके, जिसको कहा जा सके कि हाँ इसको जला सकते हैं और इसको जलाने से ऊर्जा मिलेगी। तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जिसे विशेष रूप से आपत्तिजनक उप उत्पादकों के बिना ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जलाया जा सकता है, उसे ईंधन कहा जाता है। एनी combustible substance which may be burned to supply heat energy without the product of exclusively objectionable byproducts is called a fuel। तो समझ गया फ्यूल? तो जिसको जलाकर आपको ऊर्जा प्राप्त होती है उसको आप बोलते हैं फ्यूल या ईंधन, राइट। तो अब जब भी आपसे पूछे कि ईंधन क्या है, तो आपको इस तरीके से उत्तर करना है ईंधन क्या है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि ईंधन पेट्रोल, पेट्रोल तो टाइप है, वो ईंधन का प्रकार है, वो खुद ईंधन नहीं है। द वैल्यू ऑफ फ्यूल डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ हीट ऑब्टेन्ड पर यूनिट ऑफ फ्यूल। तो जो ईंधन की जो मूल है, ईंधन का जो मूल्य है, वो प्रति ईंधन इकाई प्रति गर्मी की मात्रा, ऊष्मा या ऊर्जा कह सकते हैं इसको, यहाँ गर्मी नहीं लिखेंगे, ऊष्मा, ऊष्मा की मात्रा और तीव्रता पर निर्भर करता है। तो देखा होगा, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी को जलाने से ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलती। आप वही पेट्रोल को जलाइए, उससे ज़्यादा ही ऊर्जा मिलेगी। डीजल को चलाइए, एलपीजी को चलाइए। तो फ्यूल डिपेंड करता है, ईंधन निर्भर करता है कि पर यूनिट ऑफ फ्यूल, यानी प्रति इकाई जो है ईंधन की, उस पे कितनी ऊष्मा की प्राप्ति होती है, कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है ईंधन। ठीक, तो ज़्यादा अच्छा तीव्रता होगी, ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी प्रति इकाई पे, तो वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल कहलाया जाएगा। The heat value can be determined by burning a known quantity of a fuel in a calorimeter। कैलोरीमीटर होता है ऊर्जा को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं औजार जो होता है, या जो मापक होता है ऊर्जा को नापने का, उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। याद रखना, कैलोरीमीटर। एक कैलोरीमीटर में ईंधन का की ज्ञात मात्रा को जलाकर, तो आपने मान लीजिए 1 लीटर फ्यूल रखा और उसको जलाया, तो उसमें से ऊष्मा निकली। ऊष्मा मान निर्धारित किया जा सकता है, तो वहां से हमारी जो है ऊष्मा निकली, और ऊष्मा से उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो कैलोरीमीटर समझ के, ऊर्जा को मापने के लिए कौन सा मापक तंत्र इस्तेमाल किया जाता है? कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर क्या करेंगे, कैलोरीमीटर में आप जो है फ्यूल रख देंगे और उस फ्यूल को उसके बाद जलाएंगे, और जलाने से जो
ऊर्जा प्राप्त होगी उसको आप नाप लेते हैं, तो बता देते हैं कि इतने इकाई पे या इतने यूनिट ऑफ फ्यूल पे हमें इतनी ऊर्जा मिली है। Substance used as a fuel may be either solid, liquid, or gaseous, and most of the latter contain more or less carbon dioxide. ईंधन के रूप में अब क्या क्या उपयोग किया जाएगा? जैसे सॉलिड आपका हो गया कोयला, लिक्विड में क्या हो गया आपका, जल्दी बताइए? लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, और गैस में होगी एलपीजी, सीएनजी। ये सब क्या है? ये तीनों अलग अलग फेज में है। यानी जो ईंधन होता है उसका जो रूप है वो उपयोग किए जाने वाले रूप यानी पदार्थ में भी हो सकता है, सॉलिड फ्यूल भी हो सकता है, सॉलिड ईंधन भी हो सकता है, ठोस ईंधन भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैसियस में भी हो सकता है, यानी गैसीय अवस्था में भी हो सकते हैं। तो किस प्रकार का ईंधन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके इस्तेमाल पर निर्भर करेगा, और किस अवस्था में है, तो वो ईंधन जो है तीनों अवस्था में भी उपलब्ध होता है। और उनमें से अधिकांश में कम या ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सब में से जलने से क्या निकलता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन की वजह से जो है ये सब देखो लिक्विड। आपको मैं अगर आपको पता हो कोल का इतिहास, कोल और पेट्रोल कैसे बने, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको पता है जैसे भूकंप भूकंप आते हैं तो उससे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे ये बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष हो गए, ये क्या होते हैं? ये धरती के नीचे दब जाते हैं। दब जाने की वजह से इसमें जो है एयर पहुंच नहीं पाती है। अगर ऑक्सीजन या एयर नहीं पहुंचेगी तो ये जो है सड़ नहीं पाएंगे, यानी डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, और इसके ऊपर मिट्टी की वजह से हाई प्रेशर आ जाता है, और धीरे धीरे यही बड़े बड़े विशालकाय पेड़ पौधे वनस्पतियां किस में बदल जाती हैं? कोयला में बदल जाती हैं। अब ये पेट्रोल कैसे बना? अब जब समुद्र किनारे क्या होता है, जैसे कोई जानवर होते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी विशाल मछलियां जो समूह है वो एक साथ मर जाती हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है? मिट्टी की जो बालू है, देखना आपने पेट्रोल ज्यादातर आपको समुद्र के किनारे या रेगिस्तान, रेगिस्तान जहाँ रेगिस्तान थे वहां पहले कभी समुद्र होता है। ये है ज्योग्राफी का नियम है, जहाँ रेगिस्तान आपको देखने के लिए मिलेंगे वहां कभी समुद्र होता है। तो मान लो ये समुद्र का किनारा है, ये समुद्र हो गया, ये समुद्र हो गया, ये क्या हो गया आपका? सी हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया आपका सी बेड, ये सी बेड हो गया, ये किनारा हो गया। अब ये जो प्रोसेस है ये समुद्र के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो जो ये बड़ी बड़ी जानवर होते हैं, विशालकाय जो समुद्री जीव होते हैं, ये मर जाते हैं, और इनके ऊपर जो ये बालू है इसकी परत ढकने लगती है। तो अब क्या होता है? ये हाई प्रेशर बन जाता है, तो नीचे क्या है? वजन की वजह से प्रेशर बन जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताप ताप बन जाएगा, और ये गलना बंद हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये डिकम्पोज नहीं हो पाते, सड़ या गल नहीं पाते, और ये किस में बदल जाते हैं? पेट्रोल में बदल जाते हैं। तो अब देखा आपने, चाहे वो जानवर हो चाहे पौधा हो, हर एक में कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन होता है। तो जब आप कार्बन को ये और ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी ऑक्सीजन देखो, ये क्या होता है? ये होता है आपका जलने का CO2। तो इससे क्या निकलती है आपकी? CO2। ये कंबंशन है। ऑक्सीजन का रिएक्शन का मतलब होता है कंबशन होना, यानी जलाना। तो इससे क्या निकलता है आपका? CO2 निकलता है। तो इसका मतलब है कि चाहे कम हो या ज्यादा हो, माफ कीजिएगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका निकलना तय होता है। हीट इन्वॉल्व बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग, प्रिपेयरिंग फूड एंड मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ईंधन को जलाने से निकालने वाली ऊष्मा, जलने से, ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा निकल रही है, निकलने वाली ऊष्मा को उपयोगी हीटिंग, भोजन या तैयार करने के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। तो आप ऊष्मा का जो है ऊर्जा जो है कि जो, जैसे अगर आपने बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो फ्यूल है वो जलता है, तो उससे वार्म गैसेस निकलती हैं, हीट जो होती है ना वो निकलती है, और उससे जो पिस्टन होते हैं वो पिस्टन को कंप्रेस करता है, यानी पिस्टन को जो है कंप्रेस होगा। देखो, पिस्टन कंप्रेस होगा फिर खुलेगा, कंप्रेस होगा खुलेगा। तो उससे क्या होता है कि वो इस तरीके से कंप्रेस खुलेगा, तो एक सर्कुलर मोशन मिलता है। तो ईंधन को जला के या तो आप उसका औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल करते हो, या भोजन
बनाने के लिए तैयार करते हो या भोजन तैयार करने के लिए मदद में उसका उपयोग करते हो, या फिर आप अपने व्हीकल जो सामा गाड़ी हो गए, इन सब के इस्तेमाल में लेते हैं। However, most of the obtained heat is converted into other kind of energy and used to do mechanical work. तो यही होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बदलती है, केमिकल एनर्जी हीट में बदल गई और हीट एनर्जी फिर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल जाएगी और वह काम मैकेनिकल कार्य करने में मदद करेगी। हालांकि प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो जो ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है उसको अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाएगा, राइट। तो उसमें क्या होता है, परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो इसीलिए और इसका उपयोग यांत्रिक कार्य यानी मैकेनिकल वर्क के लिए किया जाता है। या मैकेनिकल वर्क का मतलब है मशीन को चलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चलो, इट शुड बी चीप, इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल के लिए क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए, जो मौलिक जो ज़रूरतें हैं वह क्या होनी चाहिए, उन पे ध्यान देते हैं। पहला, इट शुड बी चीप, यह सस्ता होना चाहिए। देखो, अगर फ्यूल महंगा होने लगा, जैसे आपने देखा होगा कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगते हैं, महंगाई बढ़ने लगती है, सब कुछ, है ना। तो जो तेल है उसके दाम बढ़ेंगे, फिर उसका रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि महंगाई बढ़ने लगती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो फ्यूल है उसको सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी चीप, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुड बी स्पेंट ऑन इट्स सप्लाई एंड इट्स कंजम्पशन। इसकी आपूर्ति और इसके दहन पर कम से कम राशि खर्च होनी चाहिए। सप्लाई पोजीशन शुड बी रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी शुड बी कंसीडर्ड। पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के संबंध में आपूर्ति की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस जैसे अब आपको पता है हमारे देश के पास पेट्रोलियम का ज़्यादा स्रोत नहीं है, तो हम पेट्रोल कहाँ से लेते हैं, हम ऑयल कहाँ से, ईंधन कहाँ से लेते हैं। हम बात करें ऑयल की या पेट्रोलियम की, तो हम रशिया से ले लेंगे, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ देश हैं जो मिडिल ईस्ट है, मतलब जो मिडिल ईस्ट जो हो गया, उनसे हम लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो वहाँ पर अगर सप्लाई हमें नहीं मिलेगी, अगर प्रॉपर सप्लाई हमें नहीं मिलेगी फ्यूल की, तो हम जो फ्यूल की जो पूर्ति है वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नियमित आपूर्ति विश्वसनीयता को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा, इट शुड गिव नो बर्निंग अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, यानी यह किसी भी अवांछनीय उत्पाद को जलाना नहीं चाहिए। तो अवांछनीय उत्पाद को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि जो ऑब्जेक्शनेबल गैसेस हैं या जो हम बात करें जो हमारे लिए नुकसान ज़्यादा है, ऐसी गैसेस का निकलना भी हमारे लिए खतरा हो। तो इसका मतलब यह है कि दहन के दौरान एक अच्छे ईंधन को कोई भी आपत्तिजनक गैस नहीं देनी चाहिए। यानी फ्यूल ऐसा हो कि उसका अगर आप कंबशन कर रहे हो, यानी उसको आप जला रहे हो, दहन कर रहे हो, तो उससे किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गैस का मतलब ऐसा है कि कोई भी पॉइजनस गैस नहीं होनी चाहिए जो मानव के शरीर को नुकसान पहुंचाए। अ फ्यूल मस्ट हैव हाई क्लोरिफिक वैल्यू। क्लोरिफिक मान क्या होता है, आपको मैंने बताया। क्लोरीमीटर में क्या होता है कि आप फ्यूल को जो है फ्यूल को रखते हो, फिर उसको जला के उसकी क्लोरी वैल्यू चेक करते हो। तो हम क्लोरिफिक वैल्यू ही चेक करते हैं। क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है कि एक फ्यूल में ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब है कि उसमें से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो अच्छे ईंधन में हमेशा उच्च क्लोरिक मान होना चाहिए। ज़्यादा उच्च क्लोरिक मान का मतलब है ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा हीट। Since the amount of heat obtained from a definite weight of substance depend upon this factor, चूंकि पदार्थ के एक निश्चित वजन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा इस कारक पर निर्भर करती है कि उसमें हाई क्लोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला, द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय The highest temperature is achieved by combustion of a fuel depend upon the calorific value and the velocity of combustion. With an carbonaceous fuel,
विद द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑब्टेन्ड बाय 28 डिग्री सेल्सियस। किसी ईंधन के दहन से प्राप्त उच्च तापमान क्लोरिक मान है। तो यानी अगर तापमान ज़्यादा होगा तो क्लोरिक मान और दहन के वेग पर निर्भर करता है। तो किसी ईंधन, देखो हाईएस्ट टेम्परेचर अचीव्ड बाय कंबशन ऑफ अ फ्यूल किस पे डिपेंड करेगा? क्लोरिफिक वैल्यू पे और वेलोसिटी ऑफ कंबशन पे, कितना जल्दी वह जलता है। तो किसी ईंधन के दहन से प्राप्त उच्च तापमान क्लोरिक मान और दहन के वेग पर निर्भर करता है। तो कोई भी हमारा कार्बोनियस फ्यूल है जो कार्बन फॉर्म में, या फिर जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम और कोल, इन सबको लेकर बात कर रहे हैं, उसका प्राप्त जो उच्चतम तापमान है वो है 2800 डिग्री सेल्सियस। तो इससे ज़्यादा उच्चतम तापमान प्राप्त नहीं कर पाए कार्बोनियस फ्यूल से। फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट फ्यूल मस्ट बर्न विद अ मॉडरेट वेलोसिटी। तो ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति के लिए ईंधन को मध्यम वर्ग से जलना चाहिए। अगला, a good fuel must have moderate ignition point since low ignition temperature of fuels is mostly accompanied by fire hazards, while high ignition points make the fuel safe for transportation and storage, but not favorable for starting a fire. देखो यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। आपने टैंकर पे देखा होगा हाईली फ्लेमेबल लिखा होता है। जो बहुत सारे ऑयल टैंकर होते हैं हाईली फ्लेमेबल, और किसी भी तरीके से ये सब जो होता है उसमें होता है एक इग्निशन पॉइंट। एक अच्छे फ्यूल का इग्निशन पॉइंट, एक अच्छे ईंधन के मध्यम प्रज्वलन बिंदु होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, मीडियम पॉइंट जो है मीडियम होना चाहिए उसका, क्या है, इग्निशन पॉइंट। क्योंकि ईंधन का कम प्रज्वलन, अगर ईंधन का इग्निशन पॉइंट कम हो गया तो उसमें तुरंत आग लग जाएगी और उसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। मान लो कोई ट्रक में कोई फ्यूल जा रहा है, अगर उसका इग्निशन पॉइंट कम हुआ तो मे बी कोई भी थोड़ी सी घटना की वजह से वो पूरे में आग लग के एक जो है नुकसान पहुंच सकता है, खतरा हो सकता है। अगर किसी का इग्निशन पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो जो प्रज्वलन बिंदु है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसमें आग जो है जल्दी नहीं लगेगी। जब आग जल्दी नहीं लगेगी तो वो आग जलाने के लिए अनुकूल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मध्य स्तर पर होना चाहिए। तो ईंधन का कम प्रज्वलन तापमान अधिकतर आग लगने के खतरे के साथ होता है, जबकि उच्च प्रज्वलन बिंदु ईंधन के परिवहन और भंडारण के लिए सुरक्षित बनाता है। तो उच्च तापमान में उसको भंडारण कर सकते हैं, उसको परिवहन के तौर पर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। लेकिन आग जलाने के लिए अनुकूल नहीं होता, क्योंकि आपको फिर उसको उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आग जलाने के लिए, उतनी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी आग जलाने के लिए। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आपको जो है, ओके। तो अगला लास्ट वाला पॉइंट क्या है? A good fuel must have low contents of non-combustible material, as the non-combustible material is left behind in the form of ash, which may naturally decrease the calorific value of the fuel. एक अच्छे ईंधन में गैर दहनशील पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि गैर दहनशील पदार्थ राख के रूप में पीछे रह जाते हैं। तो जो आपने देखा होगा, लकड़ी को आप जलाते हो तो राख मिल जाती है, और उसके बाद आप किसी और भी पदार्थ को जलाओगे तो राख मिल जाती है। आप सीएनजी को जलाते हैं तो उसमें राख नहीं मिलती है, उसका वेस्टेज नहीं दिखता है आपको इतना। पेट्रोल को जलाने पे वेस्टेज नहीं दिखता है। तो अच्छे ईंधन की बात यही होती है कि एक अच्छे ईंधन में गैर दहनशील पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पदार्थ की मात्रा होगी, गैर दहनशील पदार्थ राख के रूप में पीछे रह जाता है, जो स्वाभाविक रूप से ईंधन की कैलोरिक मान का कम कर देगा। अगर राख या फिर जो नॉन कंबस्टाइल मैटर होगा, उससे क्या हो जाएगा कि जो क्लोरिक वैल्यू है, क्लोरिफिक वैल्यू है, वो कम हो जाएगी। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर आपको सातों पॉइंट पता चल गए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल को किस तरीके से बांटा जाता है, या विभिन्न जो वर्गीकृत किस तरीके से किया गया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स हैं, तो हमारे पास बहुत अनेक अनेक प्रकार के फ्यूल होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ठोस ईंधन की या फिर सॉलिड फ्यूल्स की, तो जिसमें आ गया वुड, लकड़ी। लकड़ी मतलब सूखी हुई लकड़ी।
चारकोल, चारकोल हो गया, कोक हो गया, कोयल हो गया। तो लकड़ी, लकड़ी का कोयला चारकोल जिसे बोलते हैं, कोक, कोयला आदि ये सब हमारी किसमें है, सॉलिड फ्यूल में शामिल है। अब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक को जला देते हो आप, कागज को जला देते हो तो उसको बोलोगे सॉलिड फ्यूल है, नहीं। इनसे जो है जैसे प्लास्टिक को जलाओगे उससे बहुत ज़्यादा खराब गैसेस निकलती हैं जो हमारे वातावरण और हमारे लिए खराब है, क्योंकि जब कोई मनुष्य उनसे सांस लेगा या किसी भी प्रकार तरीके से उनको ग्रहण करेगा तो उसके लिए वो खतरा हो सकता है। दीज आर ड्राइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो ये कहाँ से, ये सीधे या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त होते हैं। सीधे या परोक्ष रूप से कहाँ से प्राप्त होंगे, पौधों से। अब बात करते हैं लिक्विड फ्यूल्स की। तो लिक्विड फ्यूल्स यानी तरल ईंधन क्या है। इसके उदाहरण पेट्रोलियम और अल्कोहल है। तो अल्कोहल और पेट्रोलियम ये दोनों क्या हैं, तरल ईंधन के तौर पे होते हैं। दे आर मोर कन्वीनियंट एंड लीव नो सॉलिड एश। तो ये ज़्यादा सुविधाजनक है और ये जो है क्या नहीं छोड़ते, ये राख नहीं छोड़ते, ये ज़्यादा राख नहीं छोड़ा करते। आगे, गैसियस फ्यूल, कंबस्टिबल गैसेस आर रिगार्डेड एज एक्सीलेंट फ्यूल। तो जो ज्वलनशील गैस गैस होती हैं उनको उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है। ये उपयोग में सबसे सुविधाजनक होते हैं। क्यों? Gaseous fuel are considered to be the best fuel than liquid and solid fuel because the possibility and utilizing the heat of combustion product formed for preheating the fuel and air mixed with it। तो गैसियस ईंधन को द्रव और ठोस के ईंधन से बेहतर ईंधन माना जाता है, क्योंकि ईंधन और उसके साथ मिश्रित हवा को पहले से गर्म करने के लिए बनने वाले दहन उत्पादों की गर्मी का उपयोग करने वाले संभावना होती है और ये इसीलिए इसको ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो गैसियस फ्यूल्स पोजेस ऑल द एडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। और गैसियस ईंधन में तरल ईंधन के सारे फायदे होते हैं। हाउएवर सम ऑफ द मेन एडवांटेज आर समराइज। तो इनके क्या क्या, देखिए इसके कुछ कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए क्या क्या है, क्या क्या इनके मुख्य लाभ है। गैसियस को भी आप पाइप से ले जा सकते हो। तो आपने देखा होगा आपके घर में सिलेंडर है, तो सिलेंडर से चूल्हे तक गैस किस से जाती है, पाइप से। बिल्कुल सही है। पेट्रोल को आप पाइप से ले जा सकते हो। तो दीज कैन फ्लो थ्रू अ पाइप। यह पाइपों से प्रवाहित किए जाते हो सकते हैं। दीज कैन बी लाइटेड एट अ मोमेंट्स नोटिस। इन्हें एक पल की सूचना पर चलाया जा सकता है, ये तुरंत इनको लाइट कर दिया जाएगा। इनके लिए कोयला की तरह झंझट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एक तिल्ली मारते ही आप एक पेट्रोल जल जाता है, तुरंत हमारी ये गैसियस फ्यूल जल जाते हैं। ऑन बर्निंग दे लीव नो ऐश। चलने पर वह कोई राख नहीं छोड़ते। दे पॉसेस हाई हीट ऑफ कंटेंट। और इनमें सामग्री की उच्च ऊष्मा होती है, इसमें जो ऊष्मा निकलती है वो ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है पॉइंट। आगे, गैशियस फ्यूल इन कॉमन यूजेस। तो कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है गैशियस फ्यूल को, वो थोड़ा और देखते हैं। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइलिन, एसिटाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो कोल गैस किस किस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन, एसिटाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिश्रण। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइलिन, एसिटाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इट इज़ गुड फ्यूल एज इट कंटेन अबाउट 95% कम्बस्टाइल गैसेस। तो यह एक अच्छा ईंधन है। क्यों अच्छा ईंधन है, क्योंकि इसमें क्या है, लगभग 95% दहनशील गैस होती है। तो 95% क्या होती है, दहनशील गैस, जलने वाली गैस होती है। 95% कम्बस्टाइल गैसेस। द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल गैस इज 450 टू 650 बी। तो इसका क्लोरिक मान होता है 450 से 650 बी तक। तो यू बाय एफ टी ये ब्रिटिश थर्मल ट्यूबिक है। तो ये उनका अपना ब्रिटिश का अपना मापक है, ये का मापक है। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ कोल गैस बाय वॉल्यूम इज। तो इसका एवरेज कंपोजिशन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन में इसका 56% होती है हाइड्रोजन, मीथेन 22.8%, कार्बन मोनोऑक्साइड 10.9%, नाइट्रोजन
5%, इथाइल एसिटाइलिन 2.5%, कार्बन डाइऑक्साइड 1.3%, ऑक्सीजन 0.5%। ज़्यादा क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन। राइट। तो ये जो है हमारे कोल गैस का कंपोजिशन है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल एट अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। तो कोल गैस को कैसे प्राप्त किया जाता है? कोयल को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर विनाशकारी अश्वन द्वारा जो है कोयला गैस प्राप्त की जाती है। द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन आर, और इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं अपघटन के बाद? कोयल गैस, कोक, कोलतार और अमोनियम शराब। अमोनियम लिकर, कोलतार, कोल गैस, कोक, ये इसके क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बनेंगे डिकम्पोजिशन के बाद। ठीक। चलिए आगे। कोल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द हाउस होल्ड एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो कोल गैस को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? कोल गैस का उपयोग घरों में और धातु क्रम यानी मेटलर्जिक, जहाँ पर मेटल्स को निकाला जाता है या फिर ओर से मेटल्स को अलग किया जाता है, वहाँ पर इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें तापमान की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम पिघला के वहाँ पर मेटल्स को अलग कर देते हैं। राइट। चलिए। निष्क्रिय संचालन में ईंधन के रूप में किया जाता है। इट प्रोवाइड्स इनर्ट एटमॉस्फेयर, और ये क्या करता है? इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन सर्टेन केमिकल प्रोसेस। यह कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं और निष्क्रिय वातावरण प्रदान करता है। तो सर्टेन केमिकल प्रोसेस। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस। तो इसका उपयोग उपाचय के रूप में और एक प्रकर्षित गैस के रूप में भी किया जाता है। तो ये इसके यूज हो गए। आपको पता होना चाहिए कोल गैस को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। आगे। वाटर गैस अगली होती है। वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी COH2। इनके मिश्रण को आप क्या बोलते हैं? वाटर गैस। तो जल गैस मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ठीक। इट इज मेड बाय ब्लोइंग स्टीम थ्रू द लेयर्स ऑफ इनकैंडेसेंट रेड हॉट कोल। यह गर्मा गर्म लाल गर्म कोयले की परतों पे प्राप्त भाप प्रभावित करके बनाया जाता है। यानी जो होगा ना, इट इज मेड बाय रेड हॉट कोयल के ऊपर जो है भाप जो है प्राप्त करके इसको जो है प्राप्त किया जाता है। इट इज एफिशिएंट वर्किंग टेम्परेचर इज, तो इसका जो कुशल कार्य तापमान होता है वो 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो कैसे प्राप्त होती है? ये कोयला के ऊपर, एकदम गर्म कोयले के ऊपर जो भाप दी जाती है, छोड़ी जाती है, उससे इसको जो है उसको प्राप्त किया जाता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका कोल गैस को प्राप्त करने का तापमान। कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस CO+H2, ये वाटर गैस हो गया। और ये इसकी से जो एनर्जी है -28 कैलोरीज। तो ये 28 किलो कैलोरीज से निकलती है। चलिए। द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ वाटर गैस इज 310। तो क्लोरिफिक वैल्यू कितनी है वाटर गैस की? 310। तो ये 310 B जो है, इसकी 310 B क्या है? इसकी क्लोरिफिक वैल्यू है। द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ वाटर गैस इज इंक्रीज्ड बाय carbureting, that is adding gaseous hydrocarbons obtained by cracking of petroleum oil। तो जो जल गैस की जो ऊष्मीय मान को कार्बोरेटिंग द्वारा बढ़ाया जाता है, तो इसकी हम जो क्लोरिफिक वैल्यू उसको हम बढ़ा सकते हैं। किसके द्वारा? कार्बोरेटिंग के द्वारा। कार्बोरेटिंग क्या मतलब है, क्या होती है? कि पेट्रोलियम तलों जो है, हमारे जो पेट्रोलियम ऑयल्स है, तेलों के क्रैकिंग द्वारा प्राप्त गैसीय हाइड्रोकार्बन को छोड़कर, तो जो पेट्रोलियम ऑयल्स हैं उनको तोड़कर जो हाइड्रोकार्बन्स गैस मिलती है उनको ऐड कर देंगे किसमें? वाटर गैस में, और उससे उसकी जो क्लोरिक वैल्यू है वह बढ़ जाएगी। आगे।
गैसियस अब आता है हमारा वाटर गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। तो वाटर गैस को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और हाइड्रोजन को बनाने के लिए। तो जल गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और हाइड्रोजन के निर्माण के रूप में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग पर्पजेस एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य और मिथाइल अल्कोहल के निर्माण के लिए भी किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल के निर्माण के लिए भी किया जाएगा। द फ्लेम ऑफ वाटर गैस इज शॉर्ट। तो जो वाटर गैस का जो फ्लेम होता है वो छोटा होता है और गर्म होता है। जो फ्लेम मतलब जैसे आपने देखा होगा मोमबत्ती, ये मोमबत्ती का फ्लेम होता है ना इस तरीके से। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फ्लेम आपने देखा होगा मोमबत्ती का जलता हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये फ्लेम होता है मोमबत्ती का। तो ऐसे ही जो जल गैस होती है उसका फ्लेम कैसा होता है, छोटा होता है, शॉर्ट एंड हॉट, छोटी और गर्म होती है। दस यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस, और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, वेल्डिंग के उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। तो जो वेल्डिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारी वाटर गैस। अ मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो अमोनिया बनाने के लिए NH3, अमोनिया बनाने के लिए इंडस्ट्री में जब अमोनिया बनाते हैं उसको बोलते हैं हम हैबर प्रोसेस, हैबर प्रक्रिया। तो हैबर प्रक्रिया मतलब अमोनिया बनाने के लिए जल गैस और उत्पादक गैस के मिश्रण को तैयार कर दिया जाता है और उससे हम अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण। आगे, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस इज एन मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो उत्पादक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन का क्या है, मिक्सचर है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का क्या होती है, मिक्सचर होती है, नाइट्रोजन का मिक्सचर है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कोल, कोक और चारकोल। और यह तैयार किया जाता है, यह कोयले और चारकोल को पूर्ण दहन द्वारा तैयार किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस इज अ पॉइजनस, हैवियर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो उत्पादक गैस होती है ये एक जहरीली गैस होती है, हवा से भारी होती है और पानी में अघुलनशील होती है, यानी पानी में ये घुल नहीं सकती। और इसकी जो क्लोरिफिक वैल्यू होती है वो कम होती है, 103 B। The low calorific value is due to the presence of large portion of nitrogen। तो लो क्लोरिफिक वैल्यू क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी मात्रा में जो है नाइट्रोजन की जो अनुपात उपस्थिति है वो ज़्यादा मात्रा में, इसकी वजह से इसकी क्लोरिफिक वैल्यू कम है। प्रोड्यूसर गैस इज मेनली यूज्ड एज gaseous फ्यूल इन ओपन अर्थ furnace इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड ग्लास। तो उत्पादक गैस का उपयोग मुख्य रूप से स्टील और कांच के निर्माण में ओपन हार्थ फर्नेस की गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू हीट कोक ओवंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस। तो ये कोक को जलाने के लिए ताकि हमें कोल गैस मिल सके, इसीलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है ऑयल गैस। ऑयल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लोअर कार्बन, मेनली मीथेन, इथाइलिन, एसिटीन। तो ये इनका मिक्सचर होता है। और तेल गैस निचले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, मुख्य रूप से मिथाइलिन, एथिलीन, एसिटाइलिन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रैकिंग केरोसिन, केरोसिन को तोड़ के इसको प्राप्त किया जाता है। अ स्टेन स्ट्रीम ऑफ ऑयल इज अलाउड टू ड्रॉप ऑन द रेड हॉट सरफेस ऑफ आयरन रिटोट। तो एक लोहे के रिटोट को लाल गर्म सतह पर तेल की एक परत यानी केरोसिन की एक पतली परत को गिराने दिया जाता है और उससे जो गैस मिलती है वो होती है हमारी ऑयल गैस। तो केरोसिन इज ब्रोकन डाउन इनटू गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो जो क्रैश केरोसिन है वो एकदम जो गर्म तापमान से टूट जाएगा और उससे जो है गैस हमें प्राप्त होगी। उस गैस को ऑयल गैस बोलते हैं, तेल गैस। ऑयल गैस इज जनरली यूज्ड इन लेबोरेटरीज। तो इसका जो है प्रयोगशालाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ डेज पेट्रोल गैस इज यूज्ड इन दी लेबोरेटरीज इंस्टेड ऑफ ऑयल गैस। तो अब क्या यूज करा जा रहा है,
अब पेट्रोल गैस को उपयोग करा जा रहा है किसके स्थान पर? ऑयल गैस के स्थान पर। पेट्रोल गैस क्या है? पेट्रोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर्स एंड एयर। तो पेट्रोल गैस पेट्रोल वाष्प और हवा का क्या है? मिश्रण है। अब आता है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड इन रीजन्स रिच इन पेट्रोलियम। तो नेचुरल गैस वहाँ मिलती है जहाँ भरपूर क्षेत्र प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से भरपूर क्षेत्रों में पाई जाती है। द गैस कंसिस्ट ऑफ चीफली मिथेन। तो इसके अंदर मिथेन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? मिथेन की मात्रा। अब इसमें कंपोजिशन क्या होता है? नेचुरल गैस का कंपोजिशन 85% मिथेन, 9% इथेन, प्रोपेन 3%, ब्यूटेन 1%, नाइट्रोजन 2%। 85% मिथेन, इथेन 9%, प्रोपेन 3%, ब्यूटेन 1% और नाइट्रोजन 2%। द कंपोजिशन में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रचना स्थान पर रचना स्थान से स्थान पर भिन्न हो सकती है। नेचुरल गैस फ्रॉम सर्टेन रीजन्स हैज बीन फाउंड टू हैव सफिशिएंट पोर्शन ऑफ हीलियम। तो कुछ क्षेत्रों से प्राप्त प्राकृतिक गैस में हीलियम को पर्याप्त अनुपात पाया गया है। चीफ यूज ऑफ नेचुरल गैसेज एज अ फ्यूल। तो प्राकृतिक गैस को मुख्य उपयोग से ईंधन के रूप में होता है। यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए, कार्बन ब्लैक और प्रोटोकेमिकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन कार्बन और विभिन्न प्रोटोकेमिकल्स के लिए इसका उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर ये वो ईंधन के रूप में एज अ फ्यूल यूज करा जाता है। अब आता है आपका गोबर गैस। तो ये तो आपको सब पता होगा, बायोगैस जिसे बोलते हैं। गोबर गैस कंटेन मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो गोबर गैस में क्या होता है? मिथेन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और ये किसके द्वारा? फर्मेंटेशन यानी गोबर को सड़ाकर बनता है। किसके? एयर की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में गोबर को किवड़न द्वारा निर्मित होता है। और ये डोमेस्टिक फ्यूल इन विलेज। तो ये गांव में घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। दे स्पेंट गोबर इज अ मैन्योर। तो इसमें क्या करते हैं? खर्च किए गए गोबर को उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जो गोबर वहां से निकला है उसको खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 60 से 70% क्या मिलेगी आपको? मिथेन मिलेगी। गोबर गैस गिव ब्लू फ्लेम विद अ हॉट ऑफ लॉट ऑफ हीट विच में बी यूज फॉर कुकिंग लाइटनिंग एज अ फ्यूल ऑफ पेट्रोल और डीजल इंजन। तो गोबर गैस को अधिक गर्मी के साथ एक नीली लौ देता है जिसका उपयोग खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था और पेट्रोलियम और डीजल इंजनों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। फ्यूल गैस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। राइट, तो ये आपको पता है। गोबर गैस हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सब किसके एग्जांपल है? फॉसिल फ्यूल्स के। तो फॉसिल फ्यूल्स को और भी जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। अभी तक आपने गैस को पढ़ लिया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर, ये जो चैप्टर है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कि किस गैस में कितने जो है कंपोजिशन क्या है, उसका मिश्रण क्या है, मिश्रण का अनुपात पूछ लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट, तो बाकी की चीज़ों को हम अगले लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। बाकी बातों को अगले लेक्चर में और डिटेल से उन पर उनके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो चीज़ें आपको बताई है इनको आप अच्छे से समझिए और इनको समझकर जो है याद करिए ताकि परीक्षा में आप अच्छे से कर पाए। तो आप सभी का शुक्रिया आज के लेक्चर में उपस्थित होने के लिए। बाकी बातों पे हम अगले लेक्चर में आपके साथ साझा करते हैं। आपसे मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।